हेलो फ्रेंड, जय हिंद। वेलकम टू एडुपार्थ एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी के सीरीज में देखेंगे कक्षा 8 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन 3 का अध्याय 4, जिसका टॉपिक है न्यायपालिका। जैसा कि हम देखे थे कि सरकार के अंग सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन सा? पहला था कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका। तो आज हम सरकार का तीसरा अंग देखेंगे, न्यायपालिका के बारे में। अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है? भारत में कानून का शासन चलता है। किसका शासन है? कानून का शासन है, विधि का शासन है। भारत में किसका शासन है? विधि का शासन है। विधि के शासन के अनुरूप ही भारत का शासन होता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूलवंश का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सब पे लागू हो, अमीर रहे गरीब रहे इन सब पे ये कानून समान रूप से लागू होगा। और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है, वही कहते हैं विधि का प्रक्रिया। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। कानून के शासन को लागू करने के लिए क्या हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। नागरिक क्या करने के लिए जा सकते हैं? न्याय के लिए जा सकते हैं। न्याय किसको कहते हैं? अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसका हर्जाना प्राप्त करने के लिए। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए तो देखिए, सरकार का अंग कहें या भारत में खास करके कह दिया लोकतंत्र के बारे में कहते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। उसमें भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। हम लोग ये सब चीजें देख चुके हैं। तो क्या है यहाँ पे? सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। यह भूमिका इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? हाँ, संबंध है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक ये क्या है? एकल व्यवस्था है। संबंध है। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो भी डिसीजन होगा वो पूरा भारत क्षेत्र पे लागू होता है। तो किसी भी क्षेत्र में आने वाले अधीनस्थ न्यायालय में ऊपर का ही डिसीजन लागू होगा। तो इस आधार पे भी ये क्या है? संबंधित है एक दूसरे से। इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट। इसका बारे में देखेंगे कब स्थापना हुआ और कब इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। इसके बारे में आगे देखते हैं। न्यायपालिका की भूमिका क्या है या न्यायपालिका की क्या भूमिका है? अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्य के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। कई तरह के काम है, उसमें उसको विभिन्न आधारों पे बांटा जा सकता है। जैसे कि
विवादों का निपटारा कर सकता है वो, न्यायालय क्या कर सकता है, विवादों का निपटारा कर सकता है। न्यायिक व्यवस्था न, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया करवाती है। किसी किसी देखिए तो क्या हो गया, एक नागरिकों के बीच में, नागरिक और सरकार के बीच में, दो राज्य सरकारों के बीच में और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच में पैदा होने वाला जो विवाद है, वो मौलिक अधिकार से संबंधित हो, वो जल को लेकर के हो, वो खनिज संपदा को लेकर के हो, या बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के हो दो राज्यों के बीच में, तो ये सब विवाद कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। न्यायिक समीक्षा, जिसको क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इसके पास होता है संविधान की व्याख्या का अधिकार, न्यायपालिका के पास ही। न्यायपालिका को क्या कहा जाता है, संविधान का व्याख्याकर्ता और मौलिक अधिकार का संरक्षक, या अधिकारों का संरक्षक, संविधान का संरक्षक। इसको क्या कहते हैं, संविधान का संरक्षक भी कहते हैं और संविधान का व्याख्याकर्ता भी कहते हैं। इसको प्रोटेक्टर और इंटरप्रेटर कहा जाता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक आया आधारभूत ढांचा। देखिए ये संकल्पनाएं 1973 से पहले नहीं थी। केशवानंद भारतीवाद के बाद से, केशवानंद भारती के बाद से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया, जैसे कि लोकतंत्र हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया। ये सब चीजें क्या है, हमारा आधारभूत ढांचा है। इसको छोड़ करके आप संविधान में चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप छू नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ किसने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संविधान में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके। और ऐसा कोई लिस्ट भी जारी नहीं किया कि मतलब ये चीज जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, ये चीज नहीं होती। वे समय समय पे न्यायालय तय करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। चलो, बेसिक स्ट्रक्चर का ये कॉन्सेप्ट यहाँ आया था कब, हमारे संविधान में 1973 के केशवानंद भारतीवाद से। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, किसका, फंडामेंटल राइट का, जिसको कि हम लोग देखे थे आर्टिकल कब कितना से, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। कहां तक, 35 तक। फंडामेंटल राइट का अगर किसी नागरिक का उल्लंघन हुआ है तो उस कहां जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय हम लोग देख चुके हैं आर्टिकल किसके तहत, 32 के तहत, और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत। तो ये तीन मूल रूप से इनका क्या है, न्यायपालिका की भूमिका किसमें, विवादों का निपटारा करने में, न्यायिक समीक्षा करने में, और कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों पर क्रियान्वयन के लिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लें। इसकी स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950 को। कब हुई, 26 जनवरी 1950। इसी दिन हमारा देश क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था। यानी इसी दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। क्या करा, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, क्या है इसके पूर्ववर्ती नाम क्या है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब से कब तक रहा, 1937 से 1949 तक। 1937 से लेकर कब तक रहा, 1949 तक। की भांति यह न्यायालय पहले संसद भवन में, कहाँ के संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था। ये जो फेडरल कोर्ट कहाँ हुआ करता था, संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था।
1958 में, वर्तमान जो बिल्डिंग देख रहे हैं, 1958 में इसको क्या कर दिया गया, इस इमारत में जो ये जो इमारत देख रहे हैं इसमें स्थानांतरित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। चलिए कब, 1958 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट बना कब से बना, 26 जनवरी 1950 से। लेकिन 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1958 तक कहाँ चला था ये, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में ही, संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में ही। और उसके बाद कहाँ चला, ये नया बिल्डिंग बना था 1958 में, तो यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए क्या कर रहा है, अपने शिक्षक की सहायता से तालिका को में दिए गए खाली स्थान की भर्ती को भरिए। विवाद का किस्म है और उदाहरण है। केंद्र राज्यों के बीच का विवाद हम लोग देखें कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। दो राज्यों के बीच का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट। दो नागरिकों के बीच का विवाद भी, देखिए ये हायरार्की है, कोर्ट का हायरार्की अधीनस्थ न्यायालय से होते हुए कहाँ जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दो नागरिकों के बीच विवाद, वही ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हो ये सीधा जाएगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। संविधान का कोई भी उल्लंघन करता है वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए फंडामेंटल राइट के बारे में ही कहा गया, फंडामेंटल राइट में स्पेसिफिक रूप से कहा गया है कि अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन न्यायपालिका को कहा गया है संविधान का व्याख्याकर्ता और मौलिक अधिकार का संरक्षक, इंटरप्रेटर एंड प्रोटेक्टर। मौलिक अधिकार का ही नहीं, बार बार मौलिक अधिकार ही चीजें कहा जाता है। संविधान का ही संरक्षक है, संविधान का ही संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर भी है और इंटरप्रेटर भी है। चलिए आगे देखते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। हम लोग देखे थे सरकार के तीनों अंग जेल के रूप में याद किए थे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। तो तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो जेल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों क्या है, एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस बना के रखता है। चेक एंड बैलेंस हम लोग पीछे देख चुके हैं, एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। ये सब एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। क्यों, कोई एक दूसरे पे हावी ना हो जाए, एक दूसरे पर हावी ना हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं, एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस बना के रखते हैं। चेक एंड बैलेंस। चलिए देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। नेता क्या कर सकता है, किसी भी न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। ऐसा व्यवस्था में रह सकते हैं, आपको कल्पना करने के लिए कहा जा रहा है। और जमीन आपका कौन हड़पा है, नेता ही। आप जाइएगा न्याय के लिए कहाँ पे, जुडिशरी के पास। तो नेता के हाथ में जुडिशरी का पावर है। क्यों, क्योंकि नेता ही बैठा रहा है किसको, जो न्यायाधीश है उसको पद पे बैठा कौन रहा है, नेता ही। अब नेता आपका जमीन हड़प लिया है, अब क्या करेगा, अब नेता के डर से न्यायाधीश भी उचित फैसला नहीं लेगा। तो आगे इस पे ही चर्चा होगी। उसे पद से हटा सकता है, नेता क्या कर सकता है, किसी न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। न्यायाधीश भी क्या करता है, नेता का हिमायत करते हुए क्यों, क्योंकि उस नेता की वजह से ही हो सकता है कि साठगांठ हो सकता है XYZ कुछ भी, वो कहाँ बैठ जाए, उस न्यायाधीश के पद पर बैठा हुआ मिले। अब किसके पक्ष में निर्णय देगा, जहां पे हित सध रहा हो।
नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते हैं। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाएगा। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस बात की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। हमारे संविधान में क्या रखा गया? न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र बॉडी के रूप में रखा गया है। किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकती है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। शक्ति हम लोग बांट दिए हैं। क्या कर किए हैं? शक्ति बांट दिए। न्यायिक क्षेत्र का जो भी काम होगा उनका न्यायपालिका करेगा। विधायी नियम कानून बनाने का काम जो है उसको कौन करेगा? विधायिका करेगी। और उसको लागू करवाने का काम कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। क्या है? बुनियादी पहलू, बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती है। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है। अदालतें जो है किसके अधीन नहीं है? सरकार के अधीन नहीं है। ना ही वे सरकार की ओर से काम करती है, ना ही वो किसकी ओर से काम करती है? सरकार की ओर से काम करती है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। वो सरकार पे भी अगर केस चलेगा तो वो कहाँ जाएगा? न्यायपालिका में ही चलाया जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग ऊपर देखे थे, अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार पे केस करती है तो वो केस कहाँ चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। दो राज्यों के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट। एक राज्य अगर सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन दायर करता है भारत के अगेंस्ट, तो वो भी कहाँ चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। क्या कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं कोई दखल न हो। इसलिए एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटा पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, सच में बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए भी इम्पीचमेंट लाना पड़ता है। अगर न्यायाधीश को हटाना है, इसके लिए भी क्या करना होगा? इम्पीचमेंट ही लाना पड़ता है, जैसे कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता क्या करती है? अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। क्या करती है? इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है। न्यायपालिका क्या करती है? देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार, हम लोग देखे थे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पे हम कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, अभी ऊपर भी चर्चा किए, और हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो कहाँ जा सकता है? सीधा अदालत में जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कहाँ जा सकता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट, और नहीं तो आर्टिकल 226 का प्रयोग करके कहाँ जा सकता है? सीधा हाई कोर्ट जा सकता है। देखिए, गोल 16 जो एसडीजी का है, गोल 16 क्या कह रहा है? सतत विकास लक्ष्य, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं उस समय पढ़ रहे हैं जब दुनिया आशंका लगाए बैठी हुई है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। आप तो अगर थोड़ा सा कहानी से इतर चलें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था लीग ऑफ नेशन। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोक नहीं पाया तो उसको खत्म करके बनाया यूनाइटेड नेशन। आज संभावना थर्ड वर्ल्ड वॉर का है, तो यहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब कौन सी संस्था आएगी वो भगवान को पता है। भारत में अदालतों की संरचना देखेंगे, क्या है भारत में अदालतों की संरचना। हमारे देश में 3 अलग-अलग स्तर की अदालतें होती है। हमारे देश में 3 अलग-अलग स्तर पर अदालतें होती है। तो कौन-कौन सी है? एक अधीनस्थ अदालत है। अधीनस्थ जो सबसे निचला अदालत होता है, जिसको जिला अदालत भी कहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। मूल रूप से ये 3 है। क्या है? हमारे देश में 3 अलग-अलग स्तर पर अदालतें होती है। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती है। कौन सी है? बहुत सारी, क्योंकि देखिए बहुत सारी होने का मतलब क्या है कि हर राज्य में जितना जिला है उतना कम से कम कोर्ट होगा। कम से कम उतना कोर्ट तो होगा ही, अधिक भी हो सकता है, लेकिन जितना जिला है उतना कोर्ट होना अनिवार्य है। अधीनस्थ न्यायालय, सबसे ज्यादा मामला कहाँ जाता है? अधीनस्थ न्यायालय के पास। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत होती है। कौन सी है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट। वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। जिन अदालतों से लोगों का ज्यादा ताल्लुका तो होता है, जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुकात होता है, उसे क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं या जिला अदालत कहते हैं। जैसे कि हम लोग अभी देखे कि 3 स्तर में से सबसे निचला जो स्तर है उसको क्या कहते हैं? जिला अदालत या अधीनस्थ न्यायालय। उसके बाद कौन होता है? हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। देखिए जिला अदालत, ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। जिले स्तर पे होती है जिला अदालत, या तहसील में या किसी शहर के स्तर में होती है। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। बहुत तरह के सिविल और आपराधिक दोनों तरह के मामले को सुनती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है। हम लोग सब जानते हैं प्रत्येक राज्य किसमें बटा हुआ है? जिला में। जिला किसमें बटा हुआ है? अनुमंडल में। अनुमंडल किसमें बटा हुआ है? प्रखंड में। प्रखंड किसमें बटा हुआ है? गांव में। मतलब इस तरह से ये प्रशासनिक ढांचा बटा हुआ है। और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक राज्य में क्या होता है? एक उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में। ये हाई कोर्ट कितना होता है? प्रत्येक राज्य का लगभग एक। प्रत्येक राज्य में एक होगा कम से कम। ठीक है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है कि हर राज्य में नहीं है, 2 राज्य का मिला करके एक राज्य में भी है, इसे संविधान में लिखा गया है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। अधीनस्थ न्यायालय के बाद आदमी सीधा कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय से ऊपर कौन होता है? सर्वोच्च, यानी सुप्रीम कोर्ट। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है, जो कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। जब आप आर्टिकल 124 पढ़ेंगे तो इसमें आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट का चर्चा। जब आर्टिकल 214 पढ़ेंगे तो इसमें आएगा हाई कोर्ट की चर्चा। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। देश के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं क्या होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं, और मानने ही नहीं होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले क्या होते हैं? एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है? अभिलेख न्यायालय है। अगर कोई डिसीजन दे दिया गया इनके द्वारा, अब वो डिसीजन के मद्देनजर अन्य सारे जो उस पर आधारित केसेस आएंगे तो उस आधार पर ही उसका भी निर्णय लिया जाएगा। वो क्या, उसको क्या कहते हैं? अभिलेख न्यायालय। इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट ऑन रिकॉर्ड। कोर्ट ऑन रिकॉर्ड कहते हैं उसको। चलिए देखिए, यहाँ आपका आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर एकल न्यायालय कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। फिर आता है हाई कोर्ट, और नीचे जिला अदालत। नीचे कौन सा आता है? जिला अदालत। जिला अदालत देखिए आधार क्यों चौड़ा है? क्योंकि ज्यादा संख्या में आपका जिला अदालत है। फिर इससे कम संख्या में क्या है? हाई कोर्ट है। फिर सबसे कम क्या है? पिरामिड में टॉप पे सुप्रीम कोर्ट।
निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी लगती है। ऊपर दिए गए विवरण को पढ़ने के बाद नीचे दिए चित्र को भरिए। देखिए ऊपर तो हम पढ़ लिए हैं, हम देख लिए कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट। देखिए वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। कितना हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कितना है? एक है। जरूरी नहीं वो दिल्ली में ही हो, वर्तमान में वो उसका स्थान दिल्ली है, लेकिन वो देश के किसी भी कोने में स्थापित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, एक बार स्थानांतरित किया गया कहां से? संसद भवन से। कहां पे? वर्तमान जो उनका बिल्डिंग है, तो प्रगति मैदान के आसपास दिल्ली में इनको वहां स्थानांतरित कर दिया गया। सबसे ज्यादा अगर कुछ अदालत है तो वो कौन सा है? जिला अदालत है। क्या है? जिला अदालत कहें, अधीनस्थ अदालत कहें, जो भी है, इस तरह से इसका नाम दिया गया है। चलिए, क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? हाँ, एग्जैक्ट जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि राज्य के स्तर पे है और डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे है तो ये एक दूसरे से अलग हो गया, नहीं। ये सब क्या है? एकल व्यवस्था है। सीढ़ी का एक सीढ़ी, मान लीजिए एक सीढ़ी है, तो टॉप में यहाँ कौन बैठा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट है। बीच में क्या है? हाई कोर्ट है। फिर सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हम लोग देख लिए ये क्या है? एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जी हाँ, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारे भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है हमारे पास? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह हुआ कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। किसकी व्यवस्था को? अपील की व्यवस्था को। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कोर्ट में गया, यहाँ के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट में भी अगर उसको न्याय नहीं मिला तो वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? एक ही व्यवस्था है, यूनिटरी सिस्टम, एकल व्यवस्था है, एकीकृत यूनिटरी सिस्टम है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तब ना, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में हम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर नहीं न्याय मिला तो हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। कहीं तो मिलेगा। क्या है ये? अपीलीय व्यवस्था है ये। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा किया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। हाँ, कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं एक बार एक ये चीज। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। कब किया गया था? 1862 में। और कहाँ कहाँ किया गया था? कलकत्ता में सबसे पुराना कोर्ट, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। ये तीनों क्या थे? अंग्रेजों के प्रेसिडेंसी थे। ये क्या थे? प्रेसिडेंसी। इस वजह से यहाँ पे स्थापित किया गया था। अभी भी सबसे पुराने हाई कोर्ट में से यही है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। ये तीनों क्या थे? प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय, देखिए बात कहेंगे दिल्ली हाई कोर्ट की। दिल्ली हाई कोर्ट ये बना था कब? 1966 में। दिल्ली उच्च न्यायालय कब बना था? 1966 में। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय। हम लोग ऊपर देखे तो कितना टोटल, कितना हाई कोर्ट है? टोटल हाई कोर्ट कितना है? 25। सुप्रीम कोर्ट एक, अधीनस्थ न्यायालय उसका आगे दिया गया होगा, देख लेंगे उसको। 25 उच्च न्यायालय। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में। कहाँ पे है? देखिए पहला तो ये हो गया, 28 में से कितना? 2 राज्य का एक हो गया, चंडीगढ़। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों में असम,
नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। 4 स्टेट के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। कहाँ पे? तो गुवाहाटी में। किसी किसी लिए? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। असम के उच्च न्यायालय थे, ये असम में है, गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में। असम के उच्च न्यायालय में नागालैंड के, मिजोरम के, अरुणाचल प्रदेश और असम के, ये चारों के मामले सुने जाते हैं। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग अलग उच्च न्यायालय है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग अलग उच्च न्यायालय है, जबकि 2014 में ही ये बना था। 2014 में ही तेलंगाना बना था, तभी से लेकर के 2019 तक यहाँ पर भी एक ही उच्च न्यायालय हुआ करता था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के अमरावती में है और तेलंगाना के हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय अवस्थित है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के नजदीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ बेंच भी है। खंडपीठ बेंच कहते हैं वो चीज कि एक ही उच्च न्यायालय के अलग अलग खंडपीठ राज्य के अलग अलग हिस्सों में बैठते हैं। बिहार में इस तरह का मांग चल रही है कि कोसी क्षेत्र में एक नया खंडपीठ दिया जाए। तो ऐसे मांगे हैं, अब देखिए पूरा होता है कि नहीं होता है। देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं, ये क्या है? पटना उच्च न्यायालय। देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। ये है कर्नाटक उच्च न्यायालय। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। मुकदमा क्या है? राज्य यानी कि दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य। लक्ष्मण कुमार एवं, किसी भी केस को इस तरह से ही लिखा जाता है, जैसे डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का हो गया, जैसे कि अभी स्टेट वर्सेस जो है इसका भी केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का एक केस हो गया। तो इस तरह से केसेस जो है ना स्टेट के नाम से इस तरह से लिखा जाता है। बेरोबार यूनियन एंड स्टेट, इस तरह से बहुत सारा है। देखिए, यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है, जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। कहां से? निचली अदालत यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहां तक गया? वाया हाई कोर्ट, कहां पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया। ठीक है, वे दिल्ली के एक फ्लैट में रहते थे, जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को, देखिए 1980 के फरवरी में विवाह हुआ है, 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। क्या थी? जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था, जैसा कि हम लोग बुलाते हैं गांव में। देखते हैं क्या कि 2-4 पड़ोसी गवाह के लिए जाते हैं। बहुत तो नहीं जाना चाहते हैं, हम क्यों पड़े लफड़ा में, ये वो बहुत तरह की बात है, लेकिन हाँ गवाही के लिए लोग जाते हैं। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी। मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर घुसे तो उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। लक्ष्मण कुमार वही है कौन? जिससे उसकी विवाह हुआ था, मतलब हस्बैंड उसका। किसका? तो सुधा का हस्बैंड लक्ष्मण कुमार है। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा सुधा के ससुराल वाले उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाएगा। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों
और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। तीनों को मौत की सजा सुनाई। ये बेंच गुवाहाटी उच्च न्यायालय का बेंच कहाँ बैठ रहा है? मिजोरम में। ये कहाँ की? मिजोरम का है। ये असम का नहीं, मिजोरम का है। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। क्या थी? बस एक महज दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। किससे जली थी? स्टोव से जली थी, क्योंकि उससे पहले उसकी सासू माँ क्या ये दी थी, बयान दी थी कि दूध गर्म कर रही थी, इसी में आग पकड़ लिया और जल गई। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को क्या कर दिया? बरी कर दिया। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। बिल्कुल अच्छे से याद है। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर की महिला संगठन दहेज हत्या के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ये वही दशक है, 1980 का ही दशक है, और बहुत होता था, दहेज हत्या बहुत होता था। ये तो आप बात हो रही 1980 की। हम तो 2010 सब में देखे हैं इस तरह का बहुत सारा केस। अभी भी नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। इतना कानून मजबूत होने के बावजूद भी दहेज प्रथा उन्मूलन कानून वगैरह सब भी बना हुआ है, फिर भी हमारे देश में दहेज चल रहा है और खुलेआम लिया जा रहा है। लोग तो अब जो है उसको गिफ्ट कहने लगे, नहीं ये तो गिफ्ट मिला है। दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसलों ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर की गई। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक एक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। तो वहां पे हाईकोर्ट के निर्णय के विपरीत सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कौन फाइल किया था? ये इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स ने इसके खिलाफ, हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ पिटीशन दायर किया था। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। देखिए, कोई चीज का शिकायत अगर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में शब्द को पेटिशन के नाम से जानते हैं। पेटिशन कहते हैं, पेटिशन। जैसे हम लोग कहते हैं स्कूल में एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, तो कोर्ट में क्या चलता है? उसको पेटिशन कहते हैं। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया, क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। देखिए कैसे यहाँ डिसीजन भी चेंज होते गया। अधीनस्थ न्यायालय फांसी दिया, फ्री कर दिया उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जैसे फ्री किया गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? जो फांसी मिला हुआ था, फांसी नहीं मिला, बल्कि उसको उम्र कैद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उम्र कैद कर दिया गया। देखिए, नामची दक्षिण सिक्किम में जिला अदालत है। सिक्किम का एक जिला अदालत है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जिन्हें ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं। देखिए, अधीनस्थ न्यायालय को ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं, जिला न्यायालय भी कहते हैं, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, सिविल जज न्यायालय आदि नाम से भी बुलाया जाता है। मतलब ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय, सिविल जज न्यायालय, ये सब नामों से अधीनस्थ न्यायालय को ही बुलाया जाता है। तो उतना माथा नहीं लगाना, सीधा कहेंगे जिला अदालत है ये। जैसे दिल्ली का अगर कोई है अगर, तो यहाँ कहते हैं किसी का 30,000 हो गया, साकेत हो गया, रोहिणी हो गया, ये सब क्या है? जिला अदालत ही है। अब हाई कोर्ट की बात करेंगे, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी लगभग लगभग
आस-पास में ही है, दिल्ली में। लेकिन जो फेमस में से है, 30 हज़ारी बहुत फेमस है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं कल फिर।